माय डियर लवली स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हो? आई होप तुम्हारी पढ़ाई अच्छी से चलती होगी और तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। आज हम लोग रिडक्शंस रिएक्शंस करेंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें दो रिडक्शन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, एक तो क्लेमेंसन्स रिडक्शंस है, दूसरा वुल्फ-किस्टन रिडक्शंस है। इस दोनों रिडक्शन के मैकेनिज्म, क्वेश्चंस और हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि आखिर वो चीज लेते क्यों है। कोई रिएजेंट लेते तो उसके साथ वो टेम्परेचर या फिर अलग से रिएजेंट और क्या लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तुम्हें समझ में आए तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो फर्स्ट मैं लिखता हूं यहाँ पे, वो है क्लेमेंसन्स रिडक्शंस। क्लेमेंसन रिडक्शंस। अब देखो स्टूडेंट, जो क्लेमेंसन्स रिडक्शन होता क्या है, आर आर ले लिया, डबल बॉन्ड ओ, जेड एच जी और एच सी एल लेते हैं हम लोग। तो ये कंपाउंड जो है ये बनता है H2। ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि देखो, जो भी मेटल्स लेते हैं स्टूडेंट्स, मेटल वाले जो भी रिडक्शंस होते हैं, चाहे तुम्हारा जेडन वाला मेटल्स वाला हो या फिर सोडियम वाले हो, जो कि अब तुमने क्या देखा है, जेडन और जो HCl लेते हैं, इसको तो क्लेमेंसन्स कहते हैं ना, ये क्लेमेंसन्स रिडक्शंस है। लेकिन सोडियम या लिथियम लेते हैं अमोनिया को लेके, उसे क्या कहते हैं, बीट्स रिडक्शन कहते हैं। ठीक है। तो इसे बिर्च रिडक्शन कहते हैं। इस तरह से सोडियम और इथेनॉल लेंगे तो उस रिडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बॉवलेंट बॉवलेंट ब्लैंक रिडक्शन कहते हैं। ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये लॉजिक, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि जो भी मेटल वाले रिडक्शंस होते हैं, चाहे सोडियम, जिंक, सोडियम या फिर लिथियम वाले या फिर SnCl2 स्टीफंस रिडक्शन, उन सारे रिडक्शन में जो मैकेनिज्म यूज होता है उसे कहते हैं मेटल हाइड्राइड रिडक्शन मैकेनिज्म। कौन सा? जो हम मैकेनिज्म यूज करते हैं स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म वो है मेटल हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड रिडक्शन मैकेनिज्म। ठीक है। अब देखो, ये मेटल हाइड्राइड रिडक्शन में क्या होता है, इन सब में जहां पे मेटल लेते हैं वहां पे मेटल एक्ट करता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह। क्या एक्ट करेगा? तो इन सब में जो मेटल होता है वो किस तरह एक्ट करता है, मेटल जो है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करता है। क्लियर हो गया? तो चाहे जो भी रिडक्शंस आप ऊपर देख रहे हो, क्लेमेंसन्स है, ये बिट्स रिडक्शन है, बोवलेंट ब्लैंक है, ये स्टीफंस रिडक्शन है, सब में मेटल एक्ट करता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो मेटल हाइड्राइड रिडक्शन होता है। तो इसमें मेटल करता क्या है, देखो, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। मेटल किसी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, चाहे जो भी मेटल हो। यदि जिंक की बात करो तो जिंक में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होके तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, निकल जाएगा। चाहे सोडियम की बात करो, सोडियम क्या करेगा, Na++ इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम बात करेंगे सिर्फ जिंक का अभी यहाँ पे, क्योंकि क्लेमेंसन में उसी का यूज होता है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जो जिंक है, जो जिंक मेटल है, जिंक मेटल डिसॉल्व होगा किसमें, डिसॉल्व होगा इन एसिड में। जो तुमने जो कॉन्क HCl लिया है, यहाँ पे जो हमने HCl लिया है, इस HCl में डिसॉल्व हो जाएगा इन एसिड। तो जिंक मेटल डिसॉल्व इन एसिड और क्या बनाएगा, गिव्स अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जो बोल रहा हूं वही लिख रहा हूं, जिंक मेटल डिसॉल्व इन एसिड गिव्स अप 2 इलेक्ट्रॉन्स। दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन, यदि मैं कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं, यहाँ पे आर है, तो यदि ऑक्सीजन का यदि पाई इलेक्ट्रॉन इस ओर शिफ्ट होता है तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस द कार्बोनिल ग्रुप। क्या करेगा, समझ में आ रही बात? 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस द कार्बोनिल ग्रुप। मेरा मतलब बोलने का ये है, दैट मीन्स ये मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेटल जो होगा, मेटल
gives two electron, metal gives two electrons to कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। और जो कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक था, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे सेंटर क्या आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा ना, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा। तो मेटल विच गिव्स द टू इलेक्ट्रॉन टू कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, ये क्या है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक उसको क्या बना देगा, उसको एनाइन बना देगा, एनाइनिक बना देगा, करेक्ट है। क्या बना देगा उसको, एनाइनिक बना देगा। तो अब ये रिएक्शन को, इस पूरे प्रोसेस को जरा देखो क्या होगा। चलो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो तुम्हारे पास R है, ठीक है, अब यहाँ पे O है, हमने क्या लिया, एसिड लिया। अब एसिड क्या करेगा, इस जो ऑक्सीजन है, इस ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा। अब देखो क्या कर देगा, ये पूरे पार्ट को मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, जो कि लोन पेयर है, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। और इस पूरे मैकेनिज्म को मैंने पढ़ाया हुआ है कार्बोनल कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट्स। तो अब इस सेंटर पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये पूरे पार्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, होगा, बताओ। देखो ये पूरे पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो अब क्या होगा, जैसे स्टूडेंट ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ये बॉन्ड ऐसे टर्न करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन डिफिशियंट हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हो जाएगा CrROH, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब टू इलेक्ट्रॉन जो है, वो टू इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इसको प्रोवाइड कर देगा, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे देखो ये सारा पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे। जब टू इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा CrR, अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, OH आ चुका है, ठीक है, हो गया। अब तुम्हारे पास 2H है ना, क्या है, 2H प्लस है, तो ये एक H क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा, एक H इसके पास आ जाएगा, और ये कंपाउंड किस तरह बना देगा, CrROH और H, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव सेंटर आ गया। अब ये टूट जाएगा, टूटेगा, और टूट के क्या बना देगा, ये बना देगा CrRH पॉजिटिव बना दिया। अब फिर क्या करेगा, जब सोचो, जिंक है तुम्हारे पास, तो जिंक क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन अगेन लूज करेगा, और लूज करेगा, और ये क्या कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज देगा। बोलो, जब ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो अब यहाँ पे क्या होगा, CrRH, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब तुम्हारे पास है एसिड, तो अब क्या करेगा, ये कंपाउंड CrRH, और उसमें से क्या होगा, H लग जाएगा, ठीक है, देख लिए, समझ में आ गई बात। चलो, तो इसको जितने एसिड चाहिए, जितने मोल्स एसिड की जरूरत पड़ेगी उतनी मोल्स, यहाँ पे 1 मोल की जरूरत है तो 1 मोल्स H प्लस आएगा, ठीक है। तो इस तरह से H लग जाएगा यहाँ पे। आई होप तुम्हें ये लॉजिक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, क्या, कि पूरे में तुमने कहीं क्लेमेंसन्स रिडक्शंस में क्या तुमने मरकरी का यूज देखा है, नहीं देखा। किसका यूज हुआ है, जिंक का यूज हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मरकरी का यूज क्यों करते हैं। तो देखो मरकरी इजी क्यों करते हैं स्टूडेंट, जब जिंक को मरकरी में डिसॉल्व कर देंगे तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन बनेगा अमलगमेटेड सॉल्यूशन। अमलगमेटेड मतलब अमलगम, G अमलगम कहते हैं, उस सॉल्यूशन को अमलगेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये क्या बना देगा, अमलगमेटेड सॉल्यूशन बना देगा। अब जो अमलगमेटेड सॉल्यूशन, अमलगमेटेड जिंक कहते हैं इसको, अमलगमेटेड जिंक, ठीक है। तो अमलगमेटेड जिंक जो है, अब इसमें क्या होगा, तो अमलगमेटेड जिंक जो है कुछ करता नहीं है ज्यादा, एक क्लीन सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। किसको, क्लीन सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा पूरे कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिडक्शन होने के लिए, ठीक है, रिएक्शंस होने के लिए।
समझ में आ गई बात? तो ये क्या करता है, जो जिंक होता है ये पार्टिसिपेट नॉट पार्टिसिपेट नॉट पार्टिसिपेट इसमें, इन द रिएक्शन। तो ओनली क्या करेगा, ओनली प्रोवाइड क्लीन सरफेस, क्लीन एक्टिव सरफेस, ठीक है, फॉर मेटल्स। करेक्ट, समझ में आ गई बात? तो एग्जैक्टली समझ में आ गई बात ना? तो इस चीज से याद रखना है आपको कि क्या काम करता है। ठीक है, मेटल क्या करता है, एक मेटल एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, क्या करता है, मेटल एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, जिंक और मरकरी मिला के एक एक्टिव सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, क्लीन एक्टिव सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। ठीक है, रिएक्शंस को होने के लिए, और रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब आता है इसमें एक चीज कि क्यों लेते हैं हम अच्छा, क्लेमेंसन्स रिडक्शंस किस कंपाउंड के लिए प्रिफरेबल नहीं है, पहले वो देख लो। जो क्लेमेंसन है, क्लेमेंसन्स रिडक्शंस किस कंपाउंड के लिए प्रिफरेबल नहीं है? क्लेमेंसन्स रिडक्शन जो है इज नॉट प्रिफर्ड फॉर कंपाउंड्स, इसके लिए which have which have एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप, एसिड सेंसिटिव ग्रुप। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है क्लेमेंसन्स रिडक्शन इज नॉट प्रिफेयर फॉर कंपाउंड व्हिच हैव एसिड सेंसिटिव ग्रुप। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि यदि तुम्हारे पास क्या है, एल्कोहल्स है, क्या है ये, यदि अपने पास एल्कोहल्स है या फिर अल्कीन है, ठीक है, या फिर अल्काइन है, इस तरह के जो भी ग्रुप यदि होगा, या फिर ईथर्स है, इन सारे ग्रुप के लिए क्लेमेंसन्स रिडक्शंस नहीं है। तो यदि मैं एक एग्जांपल देकर तुम्हें समझाऊं तो तुम्हें और क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो, एक हमारे पास कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप है, क्या है, OH ग्रुप, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड ये लिया है। तो जरा सोचो कि ZnHg और HCl यदि मैं लेता हूँ, क्या रिएक्शन हो पाएगा सही से? स्टूडेंट्स, ये तुम्हें ये बनाना है, यदि तुम्हें ये बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो रिएक्शन हो जाएगा। यदि तुम्हें ये नहीं बनाना है और सिर्फ तुमको ये बनाना है, सिर्फ ये बनाना है, देखो C डबल ये, यदि तुम्हें सिर्फ ये बनाना है, CH2 CH3 बनाना है, तो फिर ये रिएक्शन ये पॉसिबल नहीं होगा। ये तुम्हें ये बनाना है तो ठीक है, क्योंकि OH क्या लेते हैं हम लोग, क्लेमेंसन्स रिडक्शन हाईली एसिडिक मीडियम, एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में HCl के साथ लेते हैं, और तो जो एसिड है, जो HCl का है, वो OH से कंबाइन करके बाहर निकल जाएगा, OH वाटर, और यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है ना? इसलिए मैंने क्या लिखा ऊपर में कि क्लेमेंसन्स रिडक्शन इज नॉट प्रिफेयर फॉर द कंपाउंड व्हिच हैव एसिड सेंसिटिव ग्रुप, यानी हम ऐसा बेस नहीं लेंगे जिस बेस से एसिड रिएक्शन करके कुछ और बना दे। यदि आपको ये बनाना है तो क्लेमेंसन्स का यूज नहीं कर, यदि ये बनाना है तो ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देख लो। अपने पास ये कंपाउंड है, ठीक है, अब यहाँ पे O है और यहाँ पे OH है, तो क्या करते हैं, ZnHg और HCl लेते हैं, तो क्या होगा, अगेन ये हट जाएगा, ये कार्बोनल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे Cl लग जाएगा। अब तुमको बनाना क्या है, यदि बनाना है तो ठीक है, यदि नहीं बनाना है तो आप इस चीज को नहीं ले सकते। अब देखो, एक और रिएक्शन बता रहा हूं, यदि आपके पास ये कंपाउंड है और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया और हमने ZnHg HCl ले लिया, तो ये कंपाउंड क्या बना देगा, यहाँ पे रिडक्शन होता है, NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो ग्रुप है ये हट के इस तरह से बन जाएगा। तो याद रखना, क्लेमेंसन्स क्या होता है, एक एसिडिक मीडियम में होता है, और यदि एसिडिक मीडियम में होता है तो यदि कोई बेस अटैच होगा
तो बेस भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अब आपको बनाना क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यदि आपको बेस को भी हटाना है तो ले लो, यदि बेस को वही के वही छोड़ना है तो आप इस रिएक्शन को नहीं यूज कर सकते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया इस पूरे क्लेमेंसन्स का लॉजिक। हमने 3 लॉजिक पढ़ा है स्टूडेंट्स। एक कि मरकरी का काम क्या होता है, कुछ भी काम नहीं होता है। मरकरी और जिंक एक क्लीन सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए, और जिंक का काम क्या होता है, जिंक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं इसी में, कहा जा रहे हैं, ये जा रहे हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शंस पे। देखो नेक्स्ट है वुल्फ किस्नर रिडक्शंस पे। अब देखो वुल्फ किस्नर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है। ये एक बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। मैं टेम्परेचर बोल दूं तो ये है तो 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब हम इसमें सब कुछ पढ़ेंगे कि आखिर जो वुल्फ किस्नर होता है वो कैसे होगा और क्या टेम्परेचर लेंगे और क्या कम से कम टेम्परेचर लेके किस रिएजेंट को लेकर रिएक्शन हो सकता है। देखो सबसे पहले एक बात समझ लो, जो भी रिएजेंट, जो भी कार्बन ग्रुप है, ये H2N NH2 यानी हाइड्राजीन हमने लिया। क्या लिया इसको हमने, हाइड्राजीन लिया। तो OH2 क्या होगा, बाहर चला गया और ये कंपाउंड आपको बना देगा NH2 यानी हाइड्रा हाइड्राजोन बना दिया। क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस हाइड्राजोन को डीप प्रोटोनेटेड कर देंगे। क्या करेंगे, इस हाइड्राजोन को हम लोग डीप प्रोटोनेटेड कर देते हैं। आप पूछो ऐसा क्यों करेंगे, तो देखो डीप प्रोटोनेशन करने से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा पूरे कंपाउंड। जैसे हमने OH ले लिया, अब OH क्या करेगा, इस प्रोटॉन्स पे, इस हाइड्रोजन पे अटैक करके उसको अपने तरफ लेके चला जाएगा और ये बन जाएगा इस तरह से डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, लॉन पेयर और ये हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे 2 केस होंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। ऐसे कि ये लोन पेयर इस पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा। यानी मेरा बोलने का मतलब ये है, इस पे नेगेटिव N, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे H आ गया। बोलो आया, आ गया। अब देखो स्टूडेंट इसमें, अब इसमें एक चीज है, क्या बोलोगे, यहाँ पे प्रोटोनेशन जो है, यानी प्रोटोन को एक्सेप्ट जो है, ये नाइट्रोजन भी देखो, इंटरमीडिएट को अच्छे से देखो तो तुम्हें यहाँ पे एक क्वेश्चन से रेज होगा, क्योंकि अगला स्टेप मेरा प्रोटोनेशन है। तो क्या क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रोटोनेशन इस नाइट्रोजन पे नहीं हो सकता है, कार्बन पे ही प्रोटोनेशन क्यों होता है, क्योंकि अगला स्टेप प्रोटो, पहला स्टेप डीप्रोटोनेशन करके क्या किया, रेजोनेंस स्टेबलाइज बना दिया। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने के बाद अब क्या होगा, ये कंपाउंड जो है हम एसिडिक एसिडिक हाइड्रोजन ऐड करेंगे, मैंने प्रोटोनेशन करेंगे। अब प्रोटोनेशन जो करते हैं उसमें क्या लॉजिक है, क्या यूज करेंगे प्रोटोनेशन, क्या इस यहाँ पे प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा कार्बन, तो क्या नाइट्रोजन भी कर सकता है, हाँ कर सकता है, दोनों करेगा, क्योंकि दोनों एसिडिक पोजीशन हो गया, दोनों एसिडिक पोजीशन हो गया, इसलिए कर सकता है प्रोटोन एक्सेप्ट। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो कार्बन ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू दिस नाइट्रोजन। तो कार्बन बड़ा आसानी से प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा एज कंपेयर टू ये नाइट्रोजन। तो यदि मैं अब यहाँ पे प्रोटोनेशन कराऊं, HOH ले लूं, H यहाँ पे अटैच हो जाएगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे CH जो भी कंपाउंड ले लो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे N, डबल बॉन्ड N और H हो गया। अब ये OH जो है नेगेटिव है, OH नेगेटिव, इस पे अटैक करके डीप्रोटोनेशन फिर से करवा दिया हमने यहाँ पे, डी प्रोटोनेशन। तो स्टूडेंट्स एक बात ऑब्जर्व किया कि प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन से क्या किया हमने, इस स्टेप से हमने अब फिर से डीप्रोटोनेशन करने का मकसद क्या था, इसको मकसद ये था कि N2 को लिविंग ग्रुप बनाया जाए। अब N2 को लिविंग ग्रुप कब बनाएंगे, ये देखो H है, N, डबल बॉन्ड N, और अब यहाँ पे देख लो निकल गया, अब इसके पास क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, ठीक है। अब जब ये निकलेगा स्टूडेंट्स, अब देखो अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, अब N2 को एक लिविंग ग्रुप बनाएंगे, वो कब बनाएंगे, अब यहाँ से हमने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, वाटर ले लिया। जैसे स्टूडेंट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये आपका H, H और H लग गया,
समझ में आ गई बात? क्लियर कट समझ में आ गया? तो ये एक रिएक्शन होता है जब हम कंपाउंड को रिएक्शन करते हैं। अब तुम यहाँ पे एक चीज पूछ सकते हो क्या कि सर पूरे स्टेप में आपने इथिलीन ग्लाइकॉल का यूज कहीं नहीं किया। एक और बनता है स्टूडेंट, N2 भी आपका बनता है। तो आप पूरे स्टेप में एक चीज पूछ सकते हो क्या कि सर आपने पूरे स्टेप में इथिलीन ग्लाइकॉल का यूज कहीं नहीं किया। देखो कहीं किया नहीं ना। और जब भी तुम क्लेमेंसन्स रिडक्शन करते हो तो क्या करते हो, जब हम क्लेमेंसन्स का रिडक्शन करते हैं तो हम यहाँ से जब लेते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इथिलीन ग्लाइकॉल लेते हैं ना, इथिलीन ग्लाइकॉल। और तो इस तरह लेने पे हमारे क्या बनता है, ये बनता है अल्केन बनता है। तो इथिलीन ग्लाइकॉल का हमने यूज कहीं नहीं किया। देखो स्टूडेंट इथिलीन ग्लाइकॉल क्या करता है आप समझो। जो इथिलीन ग्लाइकॉल है CH2OH, ये क्या करेगा, तुमने हाइड्रोजन लिया है याद है ना। अब हाइड्रोजन तो क्या होता है, काफी बेसिक होता है। अब इथिलीन ग्लाइकॉल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो जब इतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या होगा, उसको फिर ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर। ताकि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इथिलीन ग्लाइकॉल का बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी हाई होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल नहीं लेंगे तो आपका रिएक्शन फिर बड़ा मुश्किल से हो पाएगा। तो इथिलीन ग्लाइकॉल का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होने पे क्या होगा, क्या बोल रहा हूँ, इथिलीन ग्लाइकॉल का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। तो पूरे रिएक्शंस को ये हाई टेम्परेचर पे होने देता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे करते हैं, क्योंकि इथिलीन ग्लाइकॉल एक ऐसा सॉल्वेंट है जो रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे कैरी आउट करता है। ठीक है, वो पूछोगे सर क्यों लिया है इथिलीन ग्लाइकॉल, क्या इससे ऐसा कोई सॉल्वेंट ले सकते हैं जो कम टेम्परेचर पे हो जाए। हाँ ऐसा ले सकते हैं। देखो DMSO का यूज कर सकते हो। DMSO हमने हेलोल्केम से पढ़ा है। DMSO, तो DMSO क्या होता है स्टूडेंट, DMSO जो NH2 के साथ मिलेगा हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी बेसिसिटी को मेंटेन ही रखेगा। क्यों, क्योंकि DMSO हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। क्या बोल रहा हूँ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा तो इसकी बेसिसिटी मेंटेन ही रहेगी और रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो जाएगा। यदि तुम DMSO का यूज करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि इथिलीन ग्लाइकॉल का यूज करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। मेरी बात समझ में आ गई? क्यों, समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? यदि इथिलीन ग्लाइकॉल का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, एग्जैक्टली काफी ज्यादा टेम्परेचर का यूज करेंगे, हाई टेम्परेचर पे यूज करेंगे। और वुल्फ केस्नर एक बेसिक मीडियम रिएक्शन होता है। तो बेसिक मीडियम है, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी बेस सेंसिटिव ग्रुप को हम नहीं यूज कर सकते हैं। और क्लेमेंसन्स में क्या देखा, क्लेमेंसन्स में हमने क्या पढ़ा कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप को नहीं ले सकते हैं, मतलब कोई बेस नहीं ले सकते हैं। यहाँ बेसिड सेंसिटिव ग्रुप मतलब कोई एसिड नहीं ले सकते हैं। जरा ये देखो, जरा मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये कंपाउंड है यहाँ पे और ये देखो, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, OH ले लिया। अब देखो यदि मैं ले लूं NH2 ठीक है, KOH और ग्लाइकॉल का यूज कर लिया, तो अब देखो रिएक्शन क्या होगा, ये तो खत्म ही हो जाएगा ना। मतलब कि अब यहाँ पे इस तरह का रिएक्शन में क्या होगा, जरा देखो ये तो चल सकता है, ये चलेगा, लेकिन मैं Cl का यूज नहीं करूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, उस कंडीशन में मैं ऐसे कंपाउंड का यूज नहीं करूंगा जो काफी ज्यादा एसिड सेंसिटिव टाइप का सब्सटेंसेस हो, ऐसे बेस टाइप का सब्सटेंसेस हो, उस चीज का हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको कि किस रिएजेंट का यूज करेंगे, किसका यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे OH का यूज हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो जो जस्ट क्लेमेंसन में जो अपोजिट था उसको सारे को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो यदि मैं इसको ऐसे, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 CH3 और ये भी OH यहाँ पे रहेगा। इस OH का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या इस तरह के रिएजेंट का यूज, अब एक और रिएक्शन देख लो। यदि अपन ये ग्रुप है, ये ग्रुप है C, डबल बॉन्ड C यहाँ पे है, और क्या है, एक और ले लो कोई कंपाउंड्स इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, चलो NH2 लिया। अब देखो NO2 लिया, अब क्या होगा, ये भी कंपाउंड क्या होगा, यदि मैं सेम रिएजेंट का यूज करूँ तो क्या होगा बताओ। यदि मैं इसमें सेम रिएजेंट का यूज करूँ तो क्या होगा, सोचो। यदि इस कंपाउंड में सेम रिएजेंट हमने यूज किया तो क्या होगा, अब तो इसमें ये जो कंपाउंड है ये बन जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे NO2 ग्रुप मेंटेन रहेगा। ठीक है,
क्लियर हो गया? तो इस तरह से इसको याद रखना है कि जो हम क्लेमेंसन्स और वुल्फ किस्टनर में किसका यूज करते हैं और किस चीज का यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? अब देखो, जैसे मैं बोल रहा था तुमको क्या, कि कोई कंपाउंड जो है वुल्फ किस्टनर में ऐसे ग्रुप, अब ऐसे ग्रुप का मतलब क्या होगा, यदि मैं इस तरह से कंपाउंड ले लूं, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ले लिया और यहाँ पे Cl होगा, तो क्या होगा जब सोचो। अब यहाँ पे तुम ले रहे हो क्या, NH2 ले रहे हो, NH2 और QH ले रहे हो, इथिलीन ग्लाइकॉल लेते हो। तो अब क्या होगा, ये Cl हटके अब कंपाउंड तुम्हारा बनाना था कुछ और, बन गया कुछ और, यहाँ पे OH लग जाएगा। तो क्या याद रखना, तो बेस सेंसिटिव ग्रुप, बेस सेंसिटिव ग्रुप जैसे मैं बोल रहा हूँ, हेलोजेंस हो गया, हेलोजेंस हो गया, एसिड हेलाइड हो गया, एसिड हेलाइड्स है, या फिर तुम्हारे पास है ईस्टर है, या फिर एक एनहाइड्राइड भी ले लो, एनहाइड्राइड। ये सारे ग्रुप नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये सारे ग्रुप रहेगा तो आपको इसे बेस क्या कहते हैं, बेस सेंसिटिव ग्रुप कहते हैं। तो बेस सेंसिटिव ग्रुप रहने से रिएक्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। ये तुम्हें बनाना है वो चीज तो तुम ले लो, यदि तुम्हें क्लोरीन का OH लगाना है तो फिर ले सकते हो, अदरवाइज हम लोग याद रखना, वुल्फ किस्टनर एक बेसिक रिएक्शन होता है, बेस के बेसिक रिएक्शन है, और क्लेमेंसन्स पे एक एसिडिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो दोनों का क्रॉस चीज नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा ये सारी चीज। और यदि आ गया है तो, और यदि कोई प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग, कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, किसी तरह का क्वेश्चन में डाउट है, तो जाओ मेल करो, अगले लेक्चर में जरूर तुम्हारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।